चलिए जी, आज ना आप सभी को हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बताने वाले हैं। 10th क्लास में ना, जो 10th क्लास से आप सभी का केमिस्ट्री है ना, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एक वीडियो में पूरा के पूरा ना इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा से जो है ना शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा और एक भी आपका थ्योरी वगैरह नहीं छोड़ेगा, पूरा के पूरा ना समाप्त कर देंगे, ठीक है? एक वीडियो में पूरा के पूरा आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप साफ कर देंगे, ठीक है? जिस प्रकार से आपको ना फिजिक्स के दिए है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री का मिल रहा है, ठीक है? तो वीडियो में बनल रहिए तब मजा आए, तो ऐसे थोड़ी है। तो क्लास शुरू से अंत करिए तब ये समझ में, तो ऐसे नहीं, तो ठीक है को ना। तो केमिस्ट्री के जो आप सभी का पहला चैप्टर है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए आपको सबसे पहले हम ना रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, उसके बाद समीकरण, उसके बाद चैप्टर खत्म। चला ना, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए आप लोग ना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, पहले समझिएगा तब। जैसे देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ध्यान समझना, ठीक है? देखिए वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का ना भौतिक गुण ही बदलता है, ठीक है? परंतु रासायनिक गुण क्या होता है, नहीं बदलता है, ठीक है? उसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। आप लोग बोलेगा हमरा समझ में नहीं लो जी, बड़े समझावा ना। चला ना थोड़ा समझावे, काहे ला टेंशन लेबा का। तो देखा बोलते भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन माने बदलना होता है, ठीक है? तो समझिएगा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जिसमें भौतिक मतलब उसका गुण ही बदलता है, रासायनिक गुण नहीं बदलता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलेगा, भौतिक गुण नहीं बदलेगा, तो वही बात है। अगर बोलेगा भौतिक परिवर्तन, इसमें भौतिक गुण बदलेगा और रासायनिक गुण नहीं बदलेगा, इतना तो बात क्लियर है। उससे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो डिफिनेशन तो याद हो गया होगा ना, बहुत इजी है, ठीक है? चलिए जैसे कि देखिए बल्ब का जलना, भाई बल्ब का जलना क्या है, आपका क्या बोलते हैं ना, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और नमक, देखिए जल में नमक का घोलना भौतिक परिवर्तन है ना। मोम का पिघलना, उसके बाद जल का वाष्पीकरण, फल से फल सलाद बनना। भाई जैसे कि एक बार जैसे हो गया और फिर दोबारा वो बन सकता है ना, उसी को क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि बल्ब चलना, बल्ब का जलना था क्या भाई, अभी बल्ब जला है और 4 घंटे के बाद बल्ब जलाएंगे तो क्या ना जलेगा, जलेगा। उसके बाद जल में नमक का घोलना, और नमक घोल दिए और फिर उसको हम क्या बोलते हैं ना, जल में नमक का घोलना, ठीक है? और फिर उसको हम जल भी बना सकते हैं ना, जैसे कि जो रौदा में रखिएगा तो क्या वाष्प बनने न करेगा, जले ना निकलेगा, तो वही बात है। देखिए मोम का पिघलना, अब मोम पिघलेगा तो फिर क्या मोम ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। उसके बाद जल का वाष्पीकरण, और जल वाष्पीकरण जब हो जाता है ना, जब वो वाष्प को इकट्ठा कीजिएगा तो क्या जल बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब ना जैसे होता है फिर वैसा ही हो जाता है ना। इसमें कोई नया चीज नहीं बनता है, जो रहता है वही बन जाता है, ठीक है? जैसे कि फल से फल सलाद का बनना, ठीक है? अब भाई फल जैसे गाजर बैर काट दिए हैं, खीरा वगैरह तो काटिए, काट के वो सलाद बन गया। और जब उसको जोड़िएगा तो क्या भाई वो नहीं जुटेगा, जुट जाएगा, लेकिन वो मतलब फले रहेगा ना। उसके बाद क्या, मक्खन का पिघलना, भाई मक्खन का पिघलना भी होगा। तो शॉर्ट में याद रखना है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसमें ना भौतिक गुण ही बदलता है और रासायनिक गुण नहीं बदलता, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। चला इतना बात तो क्लियर हो गया होगा ना। चलिए इतना जब समझ में आ गया ना, तो चलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब जो भौतिक समझ गए होंगे तो रासायनिक भी इजी है। देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन माने क्या होता है, परिवर्तन माने बदलना होता है, ठीक है? तो देखिए वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण ही क्या होता है, बदलता है, ठीक है? और भौतिक गुण क्या होता है, नहीं बदलता है ना, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। इतना तो बात क्लियर हो गया ना, डिफिनेशन इजी। जैसे कि देखिए अब दूध से दही बनना, भाई दूध से दही बन गया तो क्या आप दहिया फिर जमा के दूध बना दीजिएगा, नहीं ना, इसमें दोबारा बनबे ना करेगा, है ना। मतलब जो एक बार में चेंज हो गया तो हो गया। उसके बाद लोहा में जंग लगना, भाई लोहा में जंग लगल है और फिर जंग को लोहा बना सकते, नहीं ना बना सकते, तो वही बात है। उसके बाद आयरन तथा सल्फर से आयरन ऑक्साइड सल्फाइड, ठीक है? चलिए उसके बाद लकड़ी और कागज का जलना, भाई लकड़ी जला दिए तो क्या उसको सुखा के लकड़ी बनाइएगा, कागज जल गया उसको जोड़ के कागज बनेगा नहीं। मतलब जो एक बार चेंज हो गया ना, पुनः उस रूप में नहीं आ सकता, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और जो आ सकता है उसे भौतिक परिवर्तन। इतना तो समझ में आ गया होगा ना, बहुत ही सिंपल से आपको हम समझा रहे हैं। अब देखिए रासायनिक जो है ना अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया माने जब एक दो मतलब मिलता है आपस में तो अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए जब कोई पदार्थ अकेला, बोले ना अकेला रहेगा, अकेला या तो किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके जो है ना भिन्न गुण वाले पदार्थ मतलब नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए शॉर्ट में बताया ना, तो ये जो बोल रहा ना कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अकेला भी रहेगा या तो एक से दो
तीन गो भी रहेगा और आपस में अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने के बाद ना वो नया गुण वाला पदार्थ बनेगा, वो गुण वाला नहीं, उसका गुण ही बदल जाएगा, पदार्थ नया बनेगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस हो गया, ये भी क्लोरीन गैस है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे अम्ल बन गया है ना। तो देखिए अकेला या तो दो से अधिक पदार्थ है, जैसे कि अगर मान लिया जाए जी, जैसे H2 है ना, चलिए आपको हम एग्जांपल समझाते हैं। देखिए H2, देखिए H2 प्लस, यहाँ पे तो नहीं लिखा रहा है लेकिन फिर भी बता रहे हैं, H2 प्लस O2 है ना, H2 प्लस O2 क्या बनता है पता है? H2 प्लस O2 जो बनता है आपका जल बनता है ना, चलिए जल बनता है H2O, समझा दे ध्यान से। अब क्या बोल रहा है रासायनिक भाई, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे कैसे? क्या बोले, जब कोई पदार्थ अकेला या किसी के साथ अभिक्रिया करता है, इसका गुण भी बदलता है और नया पदार्थ भी बनता है। अब देखिए H में हाइड्रोजन गैस है ना जी, उसके बाद O2 गैस है, तो कौन सा इसका गुण है? ये गैस है, ये भी गैस है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा ना तो बना देगा जल। तो गुण बदला कि नहीं बदला? अकेला थोड़ी था। जब कोई पदार्थ अकेला भी हो सकता है, या तो दो से दो अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के बाद एक नया गुण वाला पदार्थ बनाते हैं, इसका गुण बदल गया, H2 जल हो गया, पानी, इधर गैस था इधर भी गैस था, लेकिन जब अभिक्रिया करा ना तो इसका गुण भी बदल गया और नाम भी बदल गया। तो इसे क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो एग्जाम में आएगा तो आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें कोई पदार्थ अकेला रहेगा या तो किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा ना, उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है को ना जी, समझ में आ रहा ना? एकदम अपन भाषा में बता रही हूँ। चलिए अगर नोट्स वगैरह लेवे का को ना तो मैसेज कर दिया। जैसे देखिए उदाहरण लेते हैं ना, भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसके बाद श्वसन है रासायनिक अभिक्रिया, लोहे पे जंग रासायनिक परिवर्तन था ना, वही है। मैग्नीशियम फीते का जलना, उसके बाद दूध से दही बनना, भोजन को पकाने की प्रक्रिया, ये सब हो गया। अब देखिए अभिकारक जानते हैं किसे कहते हैं? भाई अब इसी में बताते हैं अभिकारक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है भाई, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है? ये जो आपको दिख रहा, ये जो जितना भी लिखे हमने, ये रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान समझिएगा। ये जो है ना आपका रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेता है उसे बोलेंगे अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लिया, अच्छा इसमें कौन हो जाएगा? तो O2 H2, H2 क्या अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं प्रतिफल या तो उत्पाद बोलते हैं। इधर नया क्या बन रहा था? H2O ना, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या तो उत्पाद कहते हैं। इतना बात क्लियर है? चलिए वही बात करते हैं। इधर देखिए, आप देखिए ध्यान से, अभिक्रिया किसे, सॉरी अभिकारक किसे कहते हैं समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल बता ध्यान समझिएगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल हो गया, यहाँ पे बताइएगा कि अभिकारक है ना H2 है ना, प्लस में आपका O2 हो गया, ध्यान समझिएगा, प्लस O2, O2 अब बनता है क्या भाई पता है? आपका बनता है जल, है ना, चलिए जल हम हिंदी में लिख देते हैं, जल माने H2O बनेगा, H2O। अच्छा तो आप लोग बताइए कि इस रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अभिकारक कौन है? तो जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो भाग के ले रहा है H2 प्लस O2, तो ये हो गया आपका अभिकारक, ये क्या हो गया आपका अभिकारक हो गया। और जो नया पदार्थ बन रहा है ना, उसे बोलेंगे प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। चलिए अब इधर थोड़ा सा हम बता देते हैं, ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं है भाई, एकदम इजी तो बता रहे हैं। आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ये सब, ठीक है? और नहीं तो अगर नहीं नोट करने का मन है ना लिखने का, तो मैसेज करके नोट्स वगैरह इसका ले लीजिएगा, फ्री में आपको देंगे, ठीक है? देखिए प्रतिफल और उत्पाद किसे कहेंगे? अभी जस्ट आपको बोले थे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप माने के बाद, है ना, बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं ना। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है ना, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पादन। तो हमको पूरा उम्मीद है कि तुम्हारा समझ में आ गलो ना जी। आ गलो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दिया, ठीक है? क्योंकि एक वीडियो में पूरा, क्या बोलते हैं, एक वीडियो में पूरा के पूरा आपका केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। चलिए अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है, ठीक है? समझिएगा, अवस्था में परिवर्तन, अगर अवस्था में होगा तो समझिएगा, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। अभी बोलबा ना कि हमरा भैया कुछो समझ में नहीं लो, खाली तू बता देला हा, हम इतना सुन ले लियो लेकिन अच्छा समझ ही में नहीं लो, की करियो? तो चला ना वीडियो बनल रही है, बहुत अच्छा से तोरा समझेबो। सबसे पहले हम अवस्था में परिवर्तन समझाते हैं, समझिएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, ये बात है ना, अवस्थाओं का परिवर्तन, जैसे कि मैग्नीशियम फीता माने रिबन, ठीक है, को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम चूर्ण का निर्माण होता है। तो भाई अवस्था बदला कि नहीं बदला? जैसे कि मैग्नीशियम का जो फीता होता है, जैसे कि जो आप लोग बेल्ट पहनते हैं ना जी, तो बेल्ट का जो फीता है ना, और फीता को जलाएंगे तो क्या उसका अवस्था बदल जाएगा? वो चुन्नी चुन्नी हो जाएगा, मतलब चूर्ण बन जाएगा, है ना। अवस्था बदला कि नहीं बदला? कौन अवस्था में था? ठोस अवस्था में, लेकिन चुन्नी चुन्नी हो गया क्या?
मतलब क्या चीज में बदल गया, चूर्ण में। तो क्या इसमें नया पदार्थ बना कि नहीं बना, बना ना। तो रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि देखिए Mg+O2, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इतना तो बात क्लियर है। अच्छा, आप चलते हैं रंग में परिवर्तन, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और देखिए रंग में परिवर्तन क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है, ये तो बात क्लियर है। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है, परंतु लोहे की कील डालने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। वाह, क्या बोले। कॉपर सल्फेट का विलयन अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें जिसका रंग नीला है ना, जिसका रंग नीला है, अगर इसमें हम लोहा का कील डालेंगे ना, तो लोहा का कील डालेंगे तो भूरा हो जाएगा। भाई जादू हो गया ये तो। इसमें अगर डाल दिए तो हो जाता था क्या, इसमें रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद है जैसे देखिए ना, कॉपर सल्फेट है, लोहा को हम डालें तो बन गया ना जी, वही बात है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला बात करते हैं तापमान में परिवर्तन, समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है, ये तो बात क्लियर है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में ना दानेदार जिंक डालने पर पात्र गर्म हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए, है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, अगर इसमें हम दानेदार छोटा छोटा अगर बूंदा बूंदा डालेंगे ना, इसमें बूंदा बूंदा, ठीक है, तो डालने पर जिंक ना, पात्र क्या बोलते हैं ना, जिंक डालने पर, अगर इसमें हम जिंक डालें, है ना, अगर इसमें हम जिंक डालें तो का तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोल रहा है ना। चलिए अब अगला है गैस का उत्सर्जन, समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है, यही वाला बात लिखा होता है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर ना हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये हम जानते हैं। इसमें ना तापमान का परिवर्तन होता है, लेकिन इससे गैस भी निकलता है, वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, वही बात है, ठीक है। चलिए हम डालें इसमें जी, तो क्या गैस निकला। चलिए इतना तो बात क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अब अगला बात करते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण, रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जैसे कि H2+O2, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अगर हम समीकरण माने सूत्र से लिखेंगे ना, तो उसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया होता है। उसके बाद आगे समझिएगा कि अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र को उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। वही बात है ना, सूत्र के साथ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अच्छा, अगला कि रासायनिक समीकरण में आवश्यक परिस्थितियां, जैसे देखिए ताप, दाब, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जानते हैं किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। और देखिए आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है ना। चलिए माने जितना भी, जैसे कि H2 है ना, जो समझाते हैं, H2 है ना, H2+O2, आप इन एरो का चिन्ह देते हैं ना, बनता है जल बनता है। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे उत्पाद, इसके ऊपर, तो वही बोल रहा है, ठीक है। निशान के नीचे या ऊपर दर्शाया जाता है, नीचे भी लिख सकते हैं या तो ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं और देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, ये 2026 के लिए जरूरी है, आएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम उसे कहते हैं। द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न करेंगे, देखिए अभी के लिए द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है भाई, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं ना। अब बोलिएगा, चलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, पता है ना। देखिए संरक्षण माने होता है सुरक्षा, है ना, सुरक्षा। तो चलिए द्रव्यमान को ना ही तो उत्पन्न करेंगे और ना ही इसे विनाश कर सकते हैं, बल्कि द्रव्यमान को संरक्षित रख सकते हैं, माने जमा रख सकते हैं। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अच्छा, अब अगला आपको बोले थे उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देता है, घटा देता है, लेकिन अपने उसी रह जाता है। जैसे घर में क्या बोलते हैं, कूटनी ना जी, जो कुटनी होता है घर में जो है ना लड़ाई लगा देगा और अपने साइड हो जाएगा और घर में लड़ाइया हो जाएगा, उत्प्रेरक के काम में होता है। तो वही बात लिखे, देखिए वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, भाई नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को बदल देता है, इतना ताकत रखता है। माने लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, वो घर में नहीं जाएगा, लेकिन कन्ना में खुसर फुसर कर देगा, लड़ाई होगी और का उत्प्रेरक का काम होता है। उसे उत्प्रेरक कहते हैं, समझ में आया। या तीर क्या बोलते हैं, या तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, अभी बोले थे ना तीर के निशान के ऊपर। तो उत्प्रेरक किससे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेबे न करेगा, लेकिन हाँ उसका वेग बदल देगा, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। इतना बात क्लियर है। जैसे कि देखिए अभी क्या रखे ना, उत्प्रेरक है, ई जस के तस रहेगा। ये की करेगा, इस जैसे कि जो अभी क्रिया हो रहा था 4 घंटा में, तो अगर ये वाला दे देंगे ना तो हो जाएगा 2 घंटा में। तो बदल गया कि नहीं बदल गया, बाकी बेचारा सही रह जाएगा, बहुत खतरनाक है जी।
अच्छा अगला, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो क्या बोले थे, समीकरण जब हम उसको सूत्र से लिखेंगे उसे ना बोलेंगे, तो वही बात हम लिखे, क्योंकि आपको ऊपर ही बता चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। वही बोले थे, जब जैसे कि H2+O2 लिखते हैं, H2+O2, तो क्या इसको सूत्र या संकेत से लिख रहे हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। किसे बोलेंगे? तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्र से लिखेंगे या तो संकेत से हम लिखेंगे, तो उसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। इतना बात तो क्लियर है? अच्छा अगला, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? संतुलित, तो देखिए संतुलित माने बराबर है ना, संतुलित माने बराबर। देखिए आपको हम पहले समझाते हैं, देखिए H2 है ना, H2 ध्यान समझिएगा, H2+O2, चलिए आपको समझाते ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या बनना है, H2 है ना, H2O, ध्यान समझिएगा, H2O। तो क्या इसे हम रासायनिक मतलब कि संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। का है, काहे कि ना दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना पीस है, ध्यान दीजिएगा, रुके बताते हैं। इसे नहीं बोलेंगे, जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तब बोलबे नहीं करेंगे। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 पीस है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 पीस है, चलिए सही है। यहाँ ऑक्सीजन 2 पीस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, एक होना है। तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2 मत लगाइएगा, इसके आगे 2 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर गड़बड़ा गया जी। ये गुना हो जाता आगे जो रहता, तो 2 दूना 4 हो गया। तो इसके आगे अगर हम 2 लगाते हैं तो क्या 2 दूना 4 हो गया। अब इसको हम बोल सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे? तो जिसमें समीकरण के दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होता है, बराबर। देखिए बराबर की है ना, और जब बराबर नहीं होगा तो उसे असंतुलित बोलेंगे, है ना। इतना बात क्लियर है ना। चलिए अब आपको हम डिफिनेशन से समझाते हैं। चलिए डिफिनेशन थोड़ा सा समझिएगा क्या बोलता है जो। चलिए अगर आप लोग ये समझ गए तो डिफिनेशन भी इजी है। देखिए क्या बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है। अभी जस्ट आपको बोले थे वही वाला बात है। अगला, अब देखिए जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताते हैं। अब देखिए इसी में आपका छूट रहा है, संतुलित हो गया। अगर बोलेगा असंतुलित, तो जिसमें बराबर नहीं होता वो भी लिख लीजिएगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसमें समीकरण के दोनों तरफ जो है ना परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते हैं, लेकिन संतुलित में होते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार चलते हैं, ये सब आपके एग्जाम में आएगा। चलिए संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन माने याद रखना, जुटना। संयोजन माने जुटना। तो जब कोई दो पदार्थ आपस में विक्रिया करके जुटता है उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक सॉरी संयोजन अभिक्रिया। देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे, संयोजन। जैसे संयोजन माने जुटना होता है। तो देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे ओ है, कार्बन ऑक्सीजन जब आपस में विक्रिया करेगा जुटेगा तो का CO2 बनेगा। याद आपको शॉर्ट में रखना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलेंगे, संयोजन। माने जुटना ही होता है, तो दोनों जुट गया ना। चलिए अब अगला वियोजन माने टूटना। वियोजन माने टूटना। अगर मान लिया जाए या कोई बड़का को पदार्थ है, इसको जब तोड़ेंगे है ना, जब तोड़ेंगे तो एक गो में टूट गया, अब प्लस देके 2 में टूट गया, अब प्लस देके 3 गो में टूट गया, प्लस देके 4 गो में टूट गया, बहुत में टूट जाता है। क्योंकि वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, तो इसमें एगो बड़का को टूटेगा। देखिए वियोजन बोलिए तो आप घटन बोलिए। अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया है ना जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, अभी बोले थे ना, जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से सरल यौगिक बनाते हैं। अभी बोले थे ना कि जिसमें बड़का गो अणु है टूटकर दो या दो से अधिक बन रहा है, 3 गो बन रहा है ना जी, ठीक है। और जिनके गुण मूल यौगिक के गुण के भिन्न होते हैं, माने इसका जो गुण था ना इसका गुण भी अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। तो शॉर्ट में अगर बताए ना तो आपको याद रखना। चलिए संयोजन माने जुटना, तो जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन बोलेंगे। उसके बाद बोलेगा वियोजन या अपघटन। अपघटन माने टूटना, तो जिसमें एगो बड़का गो अणु टूटकर छोटा अणु का निर्माण करता है उसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, या अभिक्रिया करेगा तो 2 में टूटा कि नहीं टूटा भाई, टूट गया ना, तो वही बात है। अब चलिए उष्माक्षेपी, तो जिसमें ना उष्मा का उच्छेप होता है ना, माने कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का उच्छेप होता है, मतलब जिसमें उष्मा बाहर निकलता है। ठीक है भाई, इसमें उष्मा बाहर निकल रहा कि नहीं निकल रहा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है जिसमें उष्मा का अवक्षेप होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ है ना ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, बोले ना जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है ना ऊष्मा बाहर निकल रहा है, अब ऊष्मा शोषी, तो जिसमें ऊष्मा ना आप क्या ग्रहण होता है माने अंदर आता है, माने उसे खींचते हैं, इसमें तो बाहर जा रहा था लेकिन इसमें आता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है माने ग्रहण होता है उसे क्या बोलेंगे ऊष्मा शोषी। तो कहा जी इसमें ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा, मायने से मतलब इन्हें समझे कि निकल रहा, मायने से मतलब इसमें आओ अंदर में आ रहा है ना। तो ये दोनों क्लियर है, ऊष्मा क्षेपी जिसमें ऊष्मा का क्षेप होता है और ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इतना बात क्लियर है ना। चलिए अच्छा, अब देखिए वो जो दूसरा था ना संतुलित था और ये असंतुलित है, ठीक है। असंतुलित जो कि आपको पहले बता दिए थे, जो बराबर नहीं रहता, या तो कंकाली बोलिए बात बराबर है, ठीक है, इसी का नाम है। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या क्या होता है, समान नहीं होता है। रुकिए रुकिए, समान क्या बोले थे हम, समान नहीं होता है। आपको पहले ही हम पढ़ा चुके थे कि समान नहीं होता है, लेकिन संतुलित में होता है। अच्छा भाई ये वाला समान है बोला था, ये वाला सामान थोड़ा लॉक कर लो काजी, ये थोड़ा सामान है। हाइड्रोजन दो को है, हाइड्रोजन दो से पर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन दो पीस है और यहाँ पर हाइड्रोजन एक गुना है, बराबर नहीं ना। यहाँ पे क्लोरीन दो को है, यहाँ पर क्लोरीन एक के गुना, तो ये बराबर नहीं ना है, तो इसी को बोलेंगे असंतुलित। इतना बात क्लियर है ना। ए जी अगर समझ में आ लो ना तो वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर भी कर दिया कम से कम, ठीक है ना। चला अगला जो बोल रहे लो कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। भाई अगर नहीं करेंगे ना तो वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करवे ना करेगा। तो क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए करते हैं। बोलिए कौची द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही नहीं समझे हैं, हमरा समझावा। चला हम समझावे ले लियो तो अच्छा समझेबो, तोरा ध्यान समझिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ध्यान समझिए। देखिए चाहे अगर मान लिया जाए, रुकिए थोड़ा सा, जैसे देखिए H2 है ना, चलिए H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 ध्यान समझिएगा, है ना। एरो का निशान यहाँ पे क्या बचेगा, H2O बनेगा, H2O बनेगा, H2O। पहले संतुलित करते हैं, अगर संतुलित करने नहीं आता है ना तो वीडियो लाएंगे इस पर स्पेशल। यहाँ पे दो को, यहाँ पे दो को, चलिए सही, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे एक है, तो आगे हम दो लगा देंगे, यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। चलिए आप करते बराबर, यहाँ पे हाइड्रोजन आगे कितना दो लगाते हैं, यहाँ पे दो दीजिए इंटू दीजिए इंटू, उसके बाद कितना पीस हाइड्रोजन है, एक है ना। उसके बाद देखिए रुकिए रुकिए थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं, रुकिए गलती हो गया, हाइड्रोजन चार पीस ना हो गया जी, हाइड्रोजन चार पीस हो गया, कहा कि दो दूना चार ना हो गया, तो चार हो गया। अब इंटू, और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान एक होता है, क्लियर। अब प्लस है तो प्लस दीजिए। अब ऑक्सीजन कितना है, दो है तो दो दीजिए इंटू, इसका कितना होता है 16 होता है ना, 16, चलिए 16। अब इधर देते हैं, इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन चार पीस है, चार। और चलिए इसका कितना होता है, एक होता है, देखिए चार दे दिए, और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या द्रव्यमान एक होता है। उसके बाद प्लस दीजिए, प्लस ऑक्सीजन कितना एक है तो एक दीजिए, इसका कितना आता है 16, है ना। तो इंटू में 16 कर दीजिए, ठीक है 16। चलिए ध्यान समझिएगा, अभी चार गुना एक चार, और 16 दूना 32, अब 32 चार, 32 चार कितना हो गया, 36 हो गया, 32 चार 36, है ना। चलिए 36, इधर देखते हैं, चार का चार और 16, 16 गलत हो गया जी। रुकिए रुकिए रुकिए, ऑक्सीजन यहाँ पे दो पीस है, सॉरी ऑक्सीजन दो पीस ना है, हम गलती कर रही हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन दो पीस होगा, है ना। तो 16 दूना 32, अब 32 चार कितना आ गया 36, 32 चार 36। तो का जी ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है ना, बराबर। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ना। बोलेगा कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, तो भाई क्यों किए, क्योंकि यह जो है ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसीलिए किया जाता है। दोनों साइड बराबर है ना जी। चलिए वही बात है, देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। संतुलित किए तभी ना पूरा किया, अब करवे न करेंगे तो कैसे होगा। उसके बाद देखिए हीट एंड ट्रायल विधि से आप क्या समझते हैं, इजी है। देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना ही हीट एंड ट्रायल विधि कहलाता है ना। क्या देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, हीट एंड ट्रायल विधि कहलाता है, बात खत्म। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना ही हीट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। और इस विधि के द्वारा असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में किया जाता है।
इतना बात क्लियर है। अब देखिए, अब विस्थापन अभिक्रिया है ना, जैसे मान लिया जाए या कोई लड़का है ना, कोई लड़का है और कोई लड़की से प्यार करता है, ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिए, है ना। ये कोई लड़का, एल से लड़का लिखते हैं, ठीक है, और जानते हैं, और ये क्या करेगा ना, एक लड़का और आ गया, एक लड़का और आ गया, ठीक है, एक लड़का और आ गया, ये लड़का जो है ना, ध्यान से समझिएगा, अभी जैसे कि लड़का पहले से लड़की से प्यार करता था, ठीक है, अभी लड़का आया, ये लड़का को मार के भगा दिया और इसके जगह पे ही चल गया। अभी बोला ना, मतलब ये लड़का बोला इससे कि भाई अब तू निकलो, अब तेरे को एक काम नहीं है, अब बस अभी जाके ये लड़की से प्यार करने लगा, है ना। तो यही बात है, अगर ये समझ गए हैं तो कहानी भी समझ जाएंगे। कहानी क्या है, चलिए, कहानी सुने है ना, तो बस वही वाला है, माने ये लड़का बरियार ना होगा तब ने वो लड़का को मार के भगा दिया। चलिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील माने अधिक माने ताकतवर तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे माने हटा देता है, और जो है ना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। माने विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बताना है ना कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन, या तो एकल विस्थापन। भाई वो लड़का विस्थापन ने कर दिया था वो, है ना। तो वही मैंने एक बार यार लड़का था तब ने कमजोर को हटा के भगा दिया। तो वही बात, जैसे कि मान लिया जाए ये लोहा है, ठीक है, जैसे लोहा है, अच्छा कॉपर है, तो क्या करेगा ना, लोहा कॉपर के मार के भगा देगा बेचारा के, तो बेचारा कॉपर अकेला हो गया और कॉपर की जगह पे चल गया लोहा, तो यही ना हुआ। अच्छा, अभी कॉपर है, ठीक है, अब कॉपर क्या करेगा ना, एजी के मार के भगा देगा, एजी के मार के भगाएगा तो बेचारा एजी अकेले आ गया और कॉपर की जगह पे और एजी की जगह पे चल गया, कॉपर चल गया ना। तो वही बात है, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें एक आपको लिखना है कि जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को मार कर भगा देता है और इसका जगह स्थान ग्रहण कर लेता है, बस वही है। और द्वितीय विस्थापन में दुद्दू को मार के भगा देगा, है ना। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में दो आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें एक को जा रहा था, इसमें दुद्दू को जाएगा। अब कैसे समझिएगा, जैसे कि ये जो एन है ना, ये एन चल जाएगा, एन जो है ना, एन चल जाएगा NO3 के साथ, और Cl जो चल जाएगा Ag के साथ, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो Ag चल गया Cl के साथ और Na चल गया NO3 के साथ, दूध बदला कि नहीं बदला है। और एग्जाम्पल देखिए, Pa जो है ना चल जाएगा SO4 के साथ, इसके साथ पसंद देना है, तो ये नहीं पसंद है तो Cl क्या करेगा, Cl भी चल जाएगा इसके साथ, तो आयनों का आदान प्रदान होता है ना। चलिए, इतना बात क्लियर है। अब उपचयन बोलिए या तो क्या, ध्यान समझिएगा, इतना बात क्लियर है ना। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी आके मत पढ़िए, स्थिर से पढ़िए, आपको पूरा ना एक का को टॉपिक बता रहे हैं। देखिए, आपको ना उपचयन बोले या तो ऑक्सीकरण बोले, उपचयन या तो ऑक्सीकरण, देखिए इसका इसी का नाम ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन छुप रहा है ना, दिख रहा कि नहीं है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन निकलता है उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण बोलिए ना, ऑक्सीकरण बोलिए ना, ऑक्सीकरण बोलिए, या तो फिर यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण है ना। चलिए, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन छुप रहा है ना, तो आपसे बोलेगा ऑक्सी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो आपको बताना जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, शॉर्ट में याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीकरण बोले या तो अपचयन बोले। देखिए डिफिनेशन है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है माने जुड़ता है तथा हाइड्रोजन त्याग देता है माने निकलता है, उसे उपचयन उपचयन या तो ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुटा ना जी, देखिए जुट गया। सल्फर में ऑक्सीजन जुट गया, इधर भी देखिए जुट गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन निकले उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं या तो उपचयन बोलते हैं। अब इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो बन जाएगा अपचयन या अवकरण। उल्टा का है मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। देखिए, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन में जुड़ रहा है ना, इसमें भी जुड़ रहा है हाइड्रोजन, तो वही बात है। शॉर्ट में याद रखना, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, और अपचयन जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, इतना तो बात क्लियर है ना। चलिए, आप देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, अब जिसमें दोनों एक साथ होता है माने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक के साथ होता है जी, उसी को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले डिफिनेशन समझिएगा, किसी रासायनिक समीकरण में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना, लेकिन इधर अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकालना क्या कहलाएगा पता है,
अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ तो अपचयन हो रहा है। उसके बाद अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है नहीं ना, लेकिन इधर जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन कहलाएगा। तो क्या दोनों एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमको ये बताइए। हो रहा ना, ध्यान समझिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया जो बोलता है ना कि जिसमें अपचयन और जो बोलते हैं ना ऑक्सीकरण एक साथ होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है माने अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है तो हो रहा ऑक्सीकरण हो रहा। तो बात क्लियर है ना, इतना तो बात समझ में आ गया ना मेरे भाई। इजी है, कुछ हार्ड नहीं, बस आप लोग हार्ड मान लेते हैं। एग्जाम में अगर रेडॉक्स अभिक्रिया किससे कहते हैं तो बताना है कि जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है। माने एग्जाम्पल दीजिएगा नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें कोई अम्ल है और भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बताते हैं एग्जाम्पल, अब देखिए HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और OH क्या है, आपका भस्म है ना। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बोल रहा था, लवण बनेगा, लवण माने NaCl माने नमक, और क्या बनेगा, जल बनेगा। अच्छा जी, आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि भैया हमको ई समीकरण दिया था तो हम निकाल लेंगे, मतलब अम्ल का सूत्र लगाए, भस्म का लगा दिए, अब क्या बनता है यही नहीं समझ में आता है। अगर आपको हम बोल देंगे जल और लवण बनता है तो आराम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर जल का सूत्र पता है तो यहाँ से जल निकाल लीजिएगा, यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O होता है, ठीक है। H2O निकल गया, जो बचेगा ना वही बचेगा, मतलब यहाँ से Na बच गया, यहाँ पे Cl बच गया, जो बच्चा लिख दीजिएगा, कभी पता चलेगा जब आपको ये वाला बता देगा ना, तो आप लोग आसानी से निकाल पाइएगा, ऐसे नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। जैसे कि और यहाँ पे जल बोल रहा है ना, तो भाई यहाँ से आपको जल निकाल लेना होगा, है ना। यहाँ से आप लोग जल निकाल लीजिए, बात खत्म। ठीक है, लवण और जल है ना, चलिए भस्म, तो क्या बना, लवण और जल बना रहा है, तो वही बात है। अच्छा, आप चलते हैं अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे कि कोई प्रतिफल, प्रतिफल किसे कहते हैं, नहीं बोले थे, जो नया पदार्थ बनता है वह ना विलयन से ठोस के रूप में अलग होता है, उसी को बोलेंगे का अवक्षेपण अभिक्रिया। अच्छा, संक्षारण किसे कहते हैं, देखिए संक्षारण माने होता है जंग लगना, है ना। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं भाई। वही बात है, देखिए जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल और नमी आदि के संपर्क में आती है ना, तो वह संक्षारित हो जाती है, माने जंग लग जाती है, उसी को क्या बोलेंगे भाई, संक्षारण बोलेंगे। मतलब अगर ऐसे लिखने का मन है तो ऐसे लिखिए, नहीं तो जो आपको बता रहे ना वो भाषा में लिखिए आप, कि लोहे में जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इतना बात क्लियर है। अच्छा, अब लोहा में जंग नहीं लगे इसका कोई उपाय है, हाँ उपाय नहीं है, आप लोग ना जानते हैं भाई। जैसे कि लोहा को पेंट कर देवे तो लगते ही, लगबे नहीं करती जी, तरह नहीं समझ में आ रहा लो। और लोहा पे हम ग्रीस लगा देवे तैयो नहीं लगते, ये तो जाना का। आप जाना का विकृत गंधिता किसे कहते हैं। चलिए, जैसे कि शादी विवाह जब होता है तो खाना उना ना बना देता है जी, तो जे खाना में तेलवा जाते रहेगा ना, वो खाना जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जब कोई मतलब खाना वगैरह को माने बासा वाला रहता है ना, या तो तेल वाला को हम खुली वायु में छोड़ देते हैं ना, तो वो जैसे कि मान लिया जाए ये कोई बर्तन है, ये बर्तन में खाना वाना बनाया तेल वाला, तो जब इस खाना को हम खुली वायु में छोड़ देंगे तो क्या करेगा, वायु से अभिक्रिया करेगा, ये भोजन खराब हो जाएगा, गमकता है नहीं गमकता है। और ये बोलते हैं विकृत गंधिता, नाम में छुपा हुआ, देखिए विकृत गंधिता माने गंध देता। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी तेलीय या वसा युक्त पदार्थ को खुली वातावरण में रहने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके दुर्गंधित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है, कोई स्वाद नहीं रहता, उसे विकृत गंधिता बोलते हैं। अभी जस्ट आपको हम समझाते हैं, लिखना हुआ एग्जाम में तो ऐसे लिखिएगा कि जब कोई हम तेल वाला पदार्थ को हम खुली वायु में छोड़ देते हैं तो वह हवा से अभिक्रिया करके खराब हो जाता है, जो खाने लायक रहबे नहीं करता है। इतना बात क्लियर है ना। चलिए आपको एकदम शॉर्ट में समझा रहे हैं ना। चलिए, अब देखिए दहन से आप क्या समझते हैं, तो जब कोई पदार्थ जलता है तो दहन कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो भाई कोई लकड़ी है तो लकड़ी कैसे जलाइएगा, वहां पे ऑक्सीजन रहेगा तभी ना जलेगा, तो ऊष्मा भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है ना, तो उसी को बोलेंगे दहन। बात क्लियर है ना। चलिए अगला, यसद लेपन क्या है, यसद लेपन, यसद लेपन समझिएगा। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसलिए लेपन कहलाती है। तो गैल्वेनीकरण, मतलब कि अगर मान लिया जाए ये कोई बर्तन है ना, इसमें हम जिंक का घोल ले लिए हैं, यहाँ पे लोहा है, अब लोहा को हम सोचेंगे कि जंग नहीं लगे तो लोहा के ना हम जिंक में डुबा देंगे, जिंक में डुबा देंगे तो लोहा के परत पे जिंक के परत चढ़ जाएगा,
तो उसी का बोलेंगे यसद लेपन बोलेंगे। लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए ना जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अभी जस्ट आपको समझाए थे। उसके बाद देखिए कि भोजन नहीं खराब हो इसका बचाने का उपाय है। हाँ जी, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखेंगे जिसमें वायु ही नहीं जाए। उसके बाद वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, है ना। उसके बाद शीतलन के द्वारा, समझ रहे ना, नमक वमक मिला देंगे तो जल्दी खराब हो नहीं होगा। चलिए, इतना बात क्लियर है ना। चलिए अगला बात करते हैं ना। देखिए, वायु में दहन करने से पहले फीते मतलब मैग्नीशियम फीता को साफ क्यों किया जाता है? मतलब ना मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले उसको साफ हम काहे करते हैं, क्यों करते हैं, समझिएगा। वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम फीता को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु अधिक अभिक्रियाशील होता है भाई। जैसे कि मान लिया जाए मैग्नीशियम का कोई धातु है और बहुत अधिक क्या बोलते हैं, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है ना। जब यह वायु के संपर्क में आता है ना तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जो है ना बन जाती है, बहुत अभिक्रियाशील है भाई। और जब इसको वायु में छोड़ देंगे ना तो एकरा पे एगो परत बैठ जाता है, एकरा पे एक परत बैठ जाता है ना, जो मैग्नीशियम को दहन से रोकता है जी, बहुत रोकता है। तो इसलिए इसको हम साफ करेंगे तब ना हटेगा, तब ना चलेगा जी। तो मतलब पता चला ना कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम फीता को काहे हम साफ करते हैं। तो आपको बताना जो मैग्नीशियम का फीता होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। जब इसे वायु में छोड़ देंगे ना तो इसके सतह पे एक ऑक्साइड बैठ जाता है, इसीलिए इस ऑक्साइड को साफ करेंगे तभी ना जलेगा। तो वही बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा समझिएगा कि जो है ना, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई लकड़ी दे दी है और लकड़ी पे कुछ लगा हुआ है, मट्टी उट्टी लग गया है, तो का जी उसको जलाने से पहले मट्टी को साफ कीजिएगा तबे ना वो जलेगा। तो उसी प्रकार से मैग्नीशियम को काहे करेंगे, क्योंकि हमको पता है मैग्नीशियम का अधिक क्रियाशील तत्व है ना। और जब उसे वायु में ले जाते हैं ना तब वायु में ले जाने के बाद ही उसके सतह पे एक परत बैठ जाता है, माने सुरक्षा कवच। तो उसको हटाएंगे तबे ना जलेगा। तो वही बात हम लिखे हैं कि वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम फीता को इसलिए जो है ना साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु अधिक अभिक्रियाशील है, पता है। या वायु के संपर्क में आते ही जो है ना तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक जो है ना परत बन जाती है। इतना बात क्लियर है। जो मैग्नीशियम को दहन से रोकता है, माने जलने से रोकता है, इसलिए ना इस परत को हटाने के लिए दहन से पहले इसे रेजमाल से साफ किया जाता है, मतलब कोई कपड़ा वगैरह है ना, इसलिए। तो समझ में आ गया ना। अच्छा भाई, अगर आपसे बोलेंगे कि कोई लकड़ी है और लकड़ी पे मट्टी उट्टी लगल है तो का एरा जलावे से पहले हम मटिया के साफ कर भाई, तब हाँ जी करबी नहीं। और जब नहीं करबे तो कैसे मतलब जलेगा। तो वो ठीक उसी प्रकार से भी होता है। जैसे आगे है, चलिए अभी जो है ना आपको संतुलित करना है ना, इसका सूत्र लेके संतुलित करना। तो संतुलित करने पे एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, है ना। और जो लोग मेंबरशिप में जुड़े रहेंगे ना बस वही संतुलित करने वाला वीडियो देख पाएंगे, एकदम 5 ट्रिक्स है। जैसे आपको समझा रहे एकदम सिंपल भाषा में ना, तो इसी प्रकार से संतुलित करने के लिए 5 नंबर में आता है। तो आप लोग सबसे पहले मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा। और हाइड्रोजन क्लोरीन जो है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, सब तरीका आपको बताएंगे मेंबरशिप में। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, देखिए सूत्र वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन संतुलित कैसे किया जाता है ये नहीं बताएंगे आपको हम। उसके बाद इस सब टॉपिक को छोड़िए, जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन रहेंगे ना बस उन्हीं को ये सब वीडियो मिल पाएगा। संतुलित करने वाला है जी, है ना। चलिए इस सब को भी हम छोड़ते हैं, सब सारा संतुलित करने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। अगला जो है ना, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ऊपर बोले थे भूरा रंग का हो जाता है ना, लेकिन क्यों, समझिएगा। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। अब किसी को पता नहीं कि सूत्रवा कैसे आ गया, कैसे बनाया जाता है, सब बताएंगे मेंबरशिप में, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, कॉपर सल्फेट के जो नीला रंग का विलयन है, लोहे की कील डालने पर उसका नीला रंग विलुप्त हो जाता है। अब जैसे ये कोई है ना, चलिए कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें जब हम लोहा का कील डालेंगे ना तो जो नीला था ना वो नीला रंग इसका गायब हो जाता है। और लोहे की कील पर भूरा रंग की जो है ना कॉपर की एक परत जम जाती है। जैसे इसको डालेंगे तो इसका तो पहले नीला रंग गायब हो जाएगा और जो मतलब जो घोला हुआ है ना इस पर परत चढ़ जाएगा ना। चलिए चलिए वही बात, इसीलिए बदल जाता है। अभी सब संतुलित करने वाला आपको यहाँ पे ना बताएंगे, जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन रहेंगे ना बस उन्हीं को वीडियो मिल पाएगा, है ना। चलिए मेंबरशिप में ज्वाइन होने के लिए बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, वहाँ पे 30-40 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आप लोग देख पाइएगा। अच्छा, अब अगला जो है ना ये सब आपको हम नहीं बताएंगे, है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करा ना कि कॉपर
कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो जाता है, ठीक है, का निर्माण के कारण हो जाता है, बस इसी कारण से होता है। उसके बाद क्या है, ये भी जो है ना आपका नहीं नहीं, ठीक है, तो ठीक है ना, तो इतना तो बात क्लियर हो गया होगा, समझ में आया ना। ये भी देखिए संतुलित करने वाला है, अभी थोड़ी बताएंगे आपको, जितना सब संतुलित करने वाला है आपको मेंबरशिप में सबका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है ना बस आरती सब टॉपिक अब खत्म हो गया, आपका पूरा के पूरा चैप्टर होता है समाप्त। हमको पूरा उम्मीद है भाई कि रउआ लोग के समझ में आ गई बा ना जी। कैसे समझ में ना आएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, है ना, समझ में आ गया होगा। बाकी जिसमें बचा आपका संतुलित करने वाला बचा है, तो संतुलित कैसे किया जाता है इस पर तो हम वीडियो लेवे करेंगे। जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन रहेंगे उनको तो ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा ना, चलिए टेंशन ना लीजिए। बस कुछ नहीं था, बस देखिए एक बार रिविजन कर देते हैं। भौतिक परिवर्तन जिसमें भौतिक बदलता है और रासायनिक नहीं बदलता है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें रासायनिक बदलता है, भौतिक नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेला या तो किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है। उसके बाद एग्जाम्पल हम दे दिए थे, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उत्पाद जो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन सब बता चुके थे, रंग में परिवर्तन, तापमान में, गैस में परिवर्तन। कुछ नहीं, इजी है, बस आपका जितना भी था ना, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता दिए, जिसमें तो ना तो उत्पन्न करेंगे ना ही नष्ट करेंगे, बल्कि संरक्षित रहता है। उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को जैसे बोलते हैं का कुटनी बोलते हैं ना घर में जी, तो वही बात है ना। तो ये तो अभिक्रिया में भाग लेगा, है ना, लेकिन जो है ना इसका वेग वो बदल देगा, है ना। उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं ये बता देंगे। असंतुलित संतुलित, संतुलित किससे कहते हैं, जिसमें समीकरण के दोनों तरफ बराबर आता है उसे बोलेंगे। और असंतुलित जिसमें बराबर नहीं रहता है, रिविजन कर रहे हैं। उसके बाद संयोजन में जुड़ता है जिसमें दो पदार्थ आपस में जुटेगा तो नया बनेगा। अब वियोजन में टूटेगा, एक गो बड़का को टूटेगा तो दो गो तीन गो बन जाएगा। उष्मा छेपी जिसमें उष्मा का अवक्षेप होता है। उष्मा शोषी जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है ना। असंतुलित तो बता दिए कंगाली। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए किया जाता है। हीट एंड ट्रायल विधि क्या है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही हीट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। विस्थापन जिसमें क्या बोले थे कि एगो अधिक अभिक्रियाशील आदमी आया और उसको मार के भगा दिया और उसके गर्लफ्रेंड के साथ ही चला गया। हाँ, चलिए एग्जांपल दिए थे भाई, समझ में आ रहा है ना जी। वीडियो को लाइक कर दिया, मजा आ जीते एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़े वो, काले टेंशन लेवा का। अद्वितीय विस्थापन में दो को आयनों का आदान प्रदान होगा। उपचयन माने ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। अपचयन जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। रेडॉक्स जिसमें दोनों एक साथ होता है। उदासीन जिसमें अम्ल और भस्म आपस में विक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। अवक्षेपण ये तो ठोस के रूप में अलग हो जाता है। संक्षारण लोहे में जंग लेने की क्रिया संक्षारण कहलाता है। अब इसका बचने का उपाय बता दीजिएगा। विकृत गंधिता तो वही बोले, जब तेल वाला पदार्थ हवा में छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा। उसके बाद दहन जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। यह सदिलेपन तो क्या बोले थे, जब जिंक की मतलब ना कि लोहे को वो जिंक से मतलब बचाने के लिए जंग से, है ना, जिंक की परत में डुबा देंगे, उसी को बोल लेंगे। अब भोजन खराब नहीं होवे क्या करना है। उसके बाद मैग्नीशियम फीता को कहा जलाएंगे, कहा कि जब उसे हवा में ले जाएंगे तो उसके परत पे एक ऑक्साइड आ जाएगा जो जलने में रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसको साफ करेंगे तभी ना जलेगा जी, ऐसा थोड़ी जलेगा। इसके बाद आपका सब संतुलित करने वाला है, तो ये तो मेंबरशिप में वीडियो मिलेगा। जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाएंगे ना उनको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा के पूरा जो है ना समझ में आ गया होगा, है ना जी। चलिए तो इसी प्रकार से ना आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिलता रहेगा, चाहे आप 10th में, 11th में, 12th में क्यों ना हो। और आपको फ्री में ना भाई यहाँ पे तबाही बैच पे फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ना जरूर मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी का ना मतलब वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जाके ना क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को बंद करते हैं। अगर समझ में आ जाएगा ना तो एक मतलब अपने प्यारे हाथ से ना एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, है ना। चलिए तो क्लास को बंद करते हैं।